नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास में हम आधुनिक युग पर बात कर रहे हैं। आधुनिक युग जब हमने शुरू किया था तो बताया था हमने कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे भारतेंदु युग और उसके प्रमुख कवियों पर हमने बात की, द्विवेदी युग और उसके प्रमुख कवियों पर हमने बात की। उसके बाद छायावाद शुरू हुआ। छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि थे उन पर हमने बात की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और प्रेम और मस्ती के कवि जो छायावाद की सीमा के अंतर्गत आते हैं उन पर हमने बात की। उसके बाद दोस्तों हमने प्रगतिवाद पर बात की कि छायावाद के बाद कैसे प्रगतिवाद शुरू हुआ, क्या क्या जो उसकी विशेषताएं थी, कैसे प्रगतिवाद की शुरुआत हुई, किस तरह का साहित्य उसमें रचा गया और प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों पर हमने बात की। उसी तरह दोस्तों प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि थे, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय, सभी पर हमने बात की। आप सभी जो कवि हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रयोगवाद पर। प्रगतिवाद के बाद हमारा आता है प्रयोगवाद। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रयोगवाद है क्या। प्रयोगवाद का जो परिचय है उस पर बात करेंगे। उसके बाद प्रयोगवाद शब्द किसने दिया, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था प्रयोगवाद शब्द का। इस तरह की जो प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रयोगवाद से संबंधित, उन पर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रयोगवाद है क्या। दोस्तों प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं। हम देखते हैं कि कोई भी युग जब शुरू होता है तो प्रयोग तो हर युग में होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो ये युग है इसको ही प्रयोगवाद नाम दिया गया, इस पर बात करेंगे। किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों की ओर लेकर आई। प्रयोग तो दोस्तों हर जो युग हुआ है उसमें हुए हैं, लेकिन प्रयोगवाद शब्द उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कार को लेकर आई। उनके लिए प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया, जो इस तरह की कविताएं थी। और जो ये कविताएं थी दोस्तों, ये तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई थी। जो इस तरह की कविताएं थी वो तार सप्तक के माध्यम में, जिसका संपादन अज्ञेय ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था जिसका संपादन, उसके माध्यम से सन 1943 के आसपास प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। यानी जो प्रगतिवाद चल रहा था उसके साथ साथ विकसित होती होती प्रयोगवाद में, और उसके बाद वो नई कविता जो चला था उसमें जा मिली। प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर एक नया वाद चला दिया था। प्रयोगवाद जो शब्द है वो भ्रम पैदा करने वाला है। इससे ये पता चलता है कि प्रयोगवाद है, जो प्रयोगवादी कवि रहे हैं उन्होंने प्रयोग को साध्य माना था। लेकिन अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अज्ञेय जी ने कहा था दूसरे सप्तक की भूमिका में, ये लाइनें बहुत बार पूछी गई हैं। क्या कहा था? दूसरे सप्तक की भूमिका में कवि क्रम की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया था अज्ञेय जी ने। उनकी दृष्टि में प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वर्ण वह साधन है। ये लाइन बहुत बार पूछी गई है पेपरों में कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वो सिर्फ एक साधन है, दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिससे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया और उसके साधनों की जानने का साधन है। ये किसने कहा था? अज्ञेय ने, क्योंकि जो प्रयोगवाद शब्द था वो भ्रम पैदा कर रहा था। तो उसके उत्तर में जो अज्ञेय थे, तार सप्तक के संपादक थे, उन्होंने कहा था कि प्रयोग है जो वो अपने आप में इष्ट नहीं है, वो सिर्फ साधन है, दोहरा साधन। एक तो वह जो उस सत्य को जानने का साधन है जिससे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सप्तक और प्रतीक पत्रिका को देखने से यह स्पष्ट होता है
कि इसमें संग्रहित या प्रकाशित कवियों के अनुभव के क्षेत्र, दृष्टिकोण और कथ्य एक ही प्रकार के नहीं थे। जो तार सप्तक था और दूसरा जो प्रतीक पत्रिका थी, उनको देखने पर दोस्तों ये स्पष्ट होता है कि जो इस समय के कवि थे उनकी जो कविताएं थी, उनके अनुभव के क्षेत्र कवियों के, दृष्टिकोण और कथ्य एक प्रकार के नहीं थे। कुछ ऐसे हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी। कुछ कवि ऐसे थे प्रयोगवाद में जो विचारों से तो समाजवादी थे और संस्कारों से व्यक्तिवादी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो विचारों से तो समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, ये उन कवियों में आते हैं जो विचारों से तो समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। कौन कौन? शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमिचंद्र जैन। नरेश मेहता और नेमिचंद्र जैन। पहले ही बताया जा चुका है, तार सप्तक और प्रतीक जो पत्रिका है, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो प्रयोगवाद में जो कवि हुए हैं वो अनुभव के क्षेत्र और दृष्टिकोण से एक ही प्रकार के नहीं, उनका जो कथ्य है वो एक ही प्रकार का नहीं है। कुछ कवि ऐसे हुए हैं जो विचारों से तो समाजवादी हैं लेकिन संस्कारों से व्यक्तिवादी। उनमें कौन कौन शामिल है? शमशेर बहादुर सिंह जी, नरेश मेहता और नेमिचंद्र जैन। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो विचारों और क्रियाओं दोनों से ही समाजवादी हैं, जो विचारों और क्रियाओं दोनों से ही समाजवादी हैं, जैसे रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध। ये जो कवि थे ये विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमिचंद्र जैन जी। रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध विचारों और क्रियाओं दोनों से ही समाजवादी माने जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रगतिशील कविता के द्वारा व्यक्त होते हुए जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रश्नों को असत्य सत्याभास मानकर अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदनाओं को ही रूपायित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रगतिशील कविता के द्वारा व्यक्त होते हुए जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रश्नों के असत्य या सत्याभास मानकर अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदना को ही रूपायित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कवि हैं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जो कवि हुए हैं प्रगतिवाद में वो अनुभव के क्षेत्र में, दृष्टिकोण में और कथ्य के क्षेत्र में अलग अलग रहे हैं। ये सभी कवि मध्य वर्ग के थे। ये सभी कवि जो थे वो मध्य वर्ग के थे। जिन कवियों ने समाजवादी विश्वासों को अपने संस्कारों में ढालकर कविताएं लिखी हैं वे वास्तव में जनवादी कवि कहे जाते हैं। किन कवियों ने? जिन कवियों ने समाजवादी विश्वासों को अपने संस्कारों में डालकर कविताएं लिखी हैं वे वास्तव में जनवादी कवि कहे जाते हैं। किंतु जो ऐसा नहीं कर सके या करना चाहते हैं वे अपने व्यक्तिगत सुख दुखों की संवेदना को ही अपने काव्य का सत्य मानकर उन्हें नए नए माध्यमों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। आलोचकों ने प्रयोगवाद की चर्चा करते समय मूलतः उन्हीं कवियों को ध्यान में रखा है। यह ठीक भी है क्योंकि समाजवादी विश्वास वाले कवियों के बारे में हम प्रगतिशील जो प्रगतिवाद था उसमें हम उन पर बात कर चुके हैं। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोई भी युग जब खत्म होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो युग क्यों खत्म हुआ और फिर जो दूसरा युग शुरू हुआ उसमें ऐसे क्या विशेषताएं थी। तो आपको ये सभी चीजें याद
रखनी है। इस तरह की जैसे अब हमने जितनी भी बातें की हैं उनमें से 2 या 3 प्रश्न बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं। एक तो जैसे हमने बात की कि ऐसे कौन से कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। हमने यहाँ पर बात की ऐसे कौन से कवि जो विचारों और क्रियाओं दोनों से ही समाजवादी हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। दूसरी कि अगेर जी ने जो दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था, ये पंक्तियां भी बहुत बार पूछी जाती हैं कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, साधन नहीं, वो सिर्फ एक साधन है। ये बातें बहुत बार पूछी जा चुकी। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इन पर बात कर रहे हैं। प्रयोगवादी जो कविता थी दोस्तों, प्रयोगवाद जो युग था उसमें जो कविता लिखी गई थी वो हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। हास्योन्मुख मध्य वर्ग था जो उसका चित्र प्रस्तुत करती है। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की, वह सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य माना जा सकता है। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्यों न हम उसी यथार्थ की अभिव्यक्ति दें जिसे हम भोगते हैं। प्रश्न ये उठाया गया है दोस्तों, जो मध्य वर्ग का चित्रण किया गया है प्रयोगवाद में, कि हम यथार्थ की जो अभिव्यक्ति होती है या जो हम भोगते हैं उसी की अभिव्यक्ति क्यों ना हम करें, जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं। व्यापक जीवन को बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और नैतिकता के बड़े बड़े फलसफे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भले ही उपादेय हों, वो कला के क्षेत्र में कलाकार के शव की आंच में तपे बिना व्यापक अंश को समेटा है। प्रश्न यह है कि हमने लिए हुए अंश को कितना जिया है, कितना भोगा है और कितनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसे व्यक्त किया है। प्रयोगवादी कवि इसलिए व्यापक जनजीवन के अंकन के फेर में न पड़कर अपने जिए हुए जीवन के ही विभिन्न दर्दों को अंकित करना पसंद करते हैं। प्रयोगवादी जो कवि हुए हैं उन्होंने जो हास्योन्मुख मध्य वर्ग था अपनी कविता में उनका चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि जो हम भोग रहे हैं यानी जो हम जी रहे हैं उसकी ही अभिव्यक्ति क्यों न हम अपनी कविता के माध्यम से करें। ये जो प्रयोगवादी कवि रहे हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो मध्य वर्ग की यथार्थ चित्रण था उसका वर्णन अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। मध्य वर्गीय कवियों ने, और क्योंकि बहुत सारे जो कवि थे वो मध्य वर्ग से ही संबंध रखते थे, यानी वो पीड़ा वो दर्द उन्होंने खुद सहन किया था, इसलिए वो उसका चित्रण बहुत ही अच्छे से कर पाए। मध्य वर्गीय कवियों ने व्यक्ति मन के सत्यों को उद्घाटित करने में ही नए सत्यों की प्रतीति और उनका संप्रेषण समझा है। मध्य वर्ग आज हास्योन्मुख है, मध्य वर्ग आज हास्योन्मुख है। वह अपने चारों ओर के कठोर परिवेश के दबाव से टूट रहा है। जो मध्य वर्ग है वो अपने चारों तरफ जो परिवेश है उससे उसके दबाव से टूट रहा है। उसकी आकांक्षाएं विराट हैं, सपने रंगीन हैं, संवेदनाएं कोमल हैं। मध्य वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो बड़ी बड़ी है, सपने रंगीन हैं और जो संवेदनाएं हैं वो कोमल हैं। वह अपने चारों ओर खड़ी कठोर सामाजिक बंधनों और आर्थिक व्यस्तमे की अभेद दीवारों से टकराकर अपने में लौट आता है। दोस्तों जो मध्य वर्ग समाज है, मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके जो सपने हैं वो रंगीन है, आकांक्षाएं विराट हैं और संवेदनाएं कोमल हैं। लेकिन उसके चारों तरफ जो सामाजिक बंधन है और जो आर्थिक रूप से असमानता है उसके कारण उसके जो सपने हैं वो वहीं पर नष्ट, यानी उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो दब रही हैं। आर्थिक व्यवस्था की अभेद दीवारों से टकराकर अपने में ही वो लौट आता है और अपने को समाज से कटा हुआ, हारा हुआ, खंडित और कुंठित समझने लगता है तथा पीड़ा के अनेक सूत्रों से उलझी हुई संवेदनाएं को मन का गहरा यथार्थ मान बैठता है। यानी जब किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो हार कर, थक कर बैठ जाता है, यानी अपने में ही वापस लौट आ रहा है मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है। यह मध्यवर्गीय व्यक्ति या कवि जनजीवन के सामूहिक जागरण से असंपृक्त रहने के कारण खोजता रहता है। इस प्रकार वह जनजीवन के प्रवाह से कटकर उसी के बीच में नदी के द्वीप की तरह अपनी इकाइयों में अव्यवस्थित रहता है। प्राय इसी सभी प्रयोगवादी कवियों में यह स्थिति देखी जा सकती है। यह पीड़ा बोध इन कवियों में इतना गहरा और सजग है कि वे इसे दार्शनिक स्तर पर एक चिरंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित
करते हैं, यानी जो मध्य वर्ग के लोग थे उन्हीं का चित्रण प्रयोगवाद के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी कविताओं में किया है कि किस तरह उन्होंने माना है कि जो मध्य वर्ग के लोगों की इच्छाएं विराट हैं, उनकी जो संवेदनाएं कोमल हैं, सपने उनके रंगीन थे, लेकिन जो उनके चारों तरफ का वातावरण है, जो उनके ऊपर सामाजिक बंधन है, जो आर्थिक असमानता है, उसके कारण उनकी वो इच्छाएं, वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं और वो उनके अंदर ही दबकर रह जाते हैं। वो पीड़ा दर्द सहन कर कर हार कर थक कर बैठ जाते हैं। अंग्रेज जी की कुछ पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी भी जाती हैं पेपरों में, जैसा कि दुख सबको मांझता है और दुख सबको मांझता है और चाहे समय सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। अंग्रेज जी की पंक्तियां हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे समय सबको मुक्त करना वह न जाने, लेकिन जिसको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी यानी जैसा देखते हैं वैसा ही चित्रण वो अपनी रचनाओं में करते हैं। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये कवि मध्य वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि जो मध्य वर्ग का व्यक्ति है, यानी मध्य वर्ग का चित्रण किया है प्रयोगवादी कवियों ने, और मध्य वर्ग का जो व्यक्ति जीवन है उसकी समस्त जड़ता, कुंठा, पराजय, अनास्था, मानसिक संघर्ष के सत्य को ये कवि बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। क्यों? तो मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की पीड़ा के अनेक स्तर इन कविताओं में उभरे हैं। वैसे तो जो मध्य वर्ग की बहुत सारी समस्याएं हैं उनके प्रत्येक चित्र इन कवियों ने उकेरे हैं, लेकिन विशेषतः दमित काम वासना का ही प्राधान्य लक्षित होता है। वैसे तो मध्य वर्ग के जो ये कवि थे, प्रयोगवादी कवि थे, मध्य वर्ग की जो भी समस्याएं थी, जो पराजय थी उनकी, जो कुंठा थी, उन सभी का वर्णन किया है, लेकिन इनका जो विशेषता किस चीज की रही, विशेषकर इन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया है वो है दमित काम वासना। दमित काम वासना को इन्होंने विशेषता उद्घाटित किया है। इनकी काम संवेदना जितनी ही तीव्र है उतनी ही सामाजिक बंधनों की सीमाएं कठोर हैं। इनकी जो काम संवेदनाएं हैं वो जितनी तीव्र हैं उतने ही सामाजिक जो बंधन थे वो कठोर हैं। तीव्र संवेदनाओं वाले मध्य वर्गीय कवि की यौन वासना उभर उभर कर कुंठित होती गई और कुंठित होकर दर्द बनती गई। छायावादी कवियों ने कल्पना लोक में नारी के साथ साहचर्य स्थापित कर अपनी प्यास मिटा ली, किंतु यथार्थ आग्राही कवियों के लिए यह संभव नहीं था। यानी इस तरह का वर्णन छायावाद के कवियों ने भी किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कल्पना लोक में ही नारी के साथ साहचर्य करके अपनी प्यास मिटा ली थी। लेकिन जो प्रयोगवादी कवि थे वो यथार्थ आग्राही कवि थे और उनके लिए ये सब संभव नहीं था, यानी कल्पना लोक में जीना इनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने कल्पना का रंगीन आवरण हटाकर दमित यौन वासनाओं के नंगन रूप को स्पष्ट कर दिया। फ्राइड का काम सिद्धांत इनके लिए प्रधान जीवन दर्शन बन गया। इन कवियों ने कहीं स्पष्ट रूप से और कहीं बारीक प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से दमित काम वासनाओं का उल्लेख और उलझी हुई संवेदनाओं को रूपायित किया। अज्ञेय, शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर और भारती के नाम इन संदर्भ में लिए जा सकते हैं। यानी इस तरह का वर्णन किस किस प्रमुख कवियों ने किया है? अज्ञेय जी ने, शमशेर बहादुर सिंह जी, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती जी ने, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया है। प्रयोगवादी जो कवि हुए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदाय, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मकता का निर्माण नहीं किया है, बल्कि
उसने व्यक्ति के अंतर संघर्षों, अक्षणों की अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदना और मन की विभिन्न परिस्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। आपको पता चल गया दोस्तों कि जो प्रयोगवादी कवि रहे हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े व्यक्तियों, समुदाय, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों को लेकर कविताएं नहीं लिखी हैं। इसके विपरीत इन्होंने जो व्यक्ति के अंतर संघर्ष, जो अंदर व्यक्ति के संघर्ष चल रहा है, उसको, क्षणों की अनुभूतियों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटी से छोटी संवेदना और मन के विभिन्न परिस्थितियों को लेकर छोटी छोटी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। फ्लैश दिए हैं। कला में मूल प्रश्न विषय की महत्ता या लघुता का नहीं, मूल प्रश्न है उसे ईमानदारी के साथ जीकर व्यक्त करने का। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करने और अपने सिंगर, दुर्बलताओं, हीनताओं, लघुताओं और महत्ताओं के बीच यथार्थ है। अतः यथार्थवाद मानव की सृष्टि के लिए उसके जटिल प्रवेश को अंकित करना कलाकार का धर्म है। तो दोस्तों ये जो भी बातें हमने यहाँ पर की हैं, ये प्रयोगवाद का परिचय था कि कैसे प्रयोगवाद शुरू हुआ, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद की शुरुआत दोस्तों सन 1943 के आसपास मानी जाती है। तार सप्तक का जो संपादन हुआ था अगे ने किया था और सन 1943 में हुआ था, और उसी के बाद से जो प्रयोगवादी रचनाएं हैं, जो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं वो मिलती हैं। प्रयोगवाद शब्द को लेकर भ्रम पैदा हुआ था, क्योंकि प्रयोग तो हर युग में होते आए हैं, इसलिए प्रयोगवाद जो शब्द था उसको लेकर भ्रम पैदा हुआ था कि इस युग के जो कवि थे उन्होंने प्रयोग को ही साध्य माना है, ऐसा भ्रम पैदा हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञेय जी ने जो दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कहा था कि प्रयोगवाद है, जो प्रयोग है वो इष्ट या साध्य नहीं, सिर्फ साधन है, वो भी दोहरा साधन है। एक जो कवि की जो भावना है उसको प्रेषित करता है। इस तरह से ये पंक्तियां बहुत बार पूछी भी गई हैं, तो आपको याद रखनी है। प्रयोगवाद जो हमारे युग है दोस्तों, इसमें जो कवि हुए हैं उनकी अभिव्यक्ति, जीवन दृष्टि, उनके कथ्य अलग अलग हैं। कुछ कवि ऐसे हुए हैं जो विचारों से समाजवादी हैं, लेकिन जो संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी, नरेश मेहता, नेमिचंद्र जैन आदि कवि इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं जो विचार और क्रिया दोनों से ही समाजवादी हैं, जैसे रामविलास शर्मा जी और नेमिचंद्र जैन जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस युग के कवियों ने मध्य वर्ग को अपनी जो कविता था उसका माध्यम बनाया है, यानी उनका चित्रण किया है। मध्य वर्ग की जो संघर्ष था, जो उनकी पराजय थी, जो हार थी, कुंठा थी, उसको इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है, और विशेषकर उसमें भी जो दमित काम वासना थी उनको उसमें इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने दोस्तों बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े व्यक्ति प्रसंगों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों, बड़े बड़े समुदायों को लेकर इतिवृत्तात्मक रचनाएं नहीं लिखी हैं, बल्कि इन्होंने छोटी छोटी यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म मन की जो स्थिति होती है उनका वर्णन किया है। जो व्यक्ति के अंतर मन की स्थिति होती है उसका वर्णन इन कवियों ने किया है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि प्रयोगवाद है क्या और प्रयोगवाद के कवियों ने किस तरह का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। अब हम प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। प्रयोगवाद की शुरुआत दोस्तों 1943 ईस्वी से मानी जाती है। 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में जो तार सप्तक आया था उसी से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रयोगवाद का आरंभ याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया? 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय
महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, क्योंकि हम जब साहित्य पढ़ते हैं, जब प्रश्न पढ़ते हैं, तो अज्ञेय की ये रचनाएं हैं, अज्ञेय जी का जन्म तब हुआ था, वहां पर हुआ था, लेकिन इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका उपनाम है, लेकिन इससे ये साहित्य में प्रसिद्ध है। ये इनका उपनाम किसने दिया था, ये भी हम जब अज्ञेय पर बात करेंगे तब बात करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक, तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ याद रखना है आपको, कब से, 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। इसमें 7 कवि संग्रहित थे। इसमें 7 कवि संग्रहित। तार सप्तक में कितने कवि थे, 7 कवि, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। इन 3-4 लाइनों में ही आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यानी प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था, 1943 ईस्वी में आपका ये प्रश्न बनता है। यहाँ पे अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनके संपादकत्व में, यानी तार सप्तक के संपादक अज्ञेय। तार सप्तक में कितने कवि थे, 7 कवि, यानी 4 से 5 प्रश्न भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान से पढ़ेंगे। आपको एक लाइन में ये चीजें पढ़नी है कि प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में तार सप्तक से माना जाता है, जिसमें कि 7 कवि संग्रहित थे। ये चीज आप याद करेंगे और आपके 3-4 प्रश्न यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ये तो था प्रयोगवाद का आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ। इसके बाद है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। हम जो पढ़ते रहते हैं, हमारा जो साहित्य है वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था, यह आपको पता चल गया। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये याद रखना है। प्रयोगवाद कब आरंभ हुआ, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये
कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको? प्रयोगवाद को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा था प्रयोगवाद को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसने कहा था ये भी याद रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा था प्रयोगवाद को, ये भी याद रखना है। बहुत बार प्रश्न ऐसा आता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आपका आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को क्या कहा? बैठे ठाले का धंधा। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको प्रयोगवाद के संबंध में याद रखनी है। सबसे पहले प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी के संपादक जो तब में जो तार सप्तक आया था उसके माध्यम से हुआ था। 1943 ईस्वी में भी तार सप्तक आया था और इसमें 7 कवि संग्रहित थे तार सप्तक में। उसके बाद प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। प्रयोगवादी रचनाएं जो उनका निबंध शीर्षक निबंध था उसमें किया था सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। अगेय के संपादक तब में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। में कितने? 4 सप्तक प्रकाशित। अगेय के संपादक तब में कितने? 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक ये याद रखना है आपको। कितने सप्तक? 4 सप्तक। चारों आपको याद रखने हैं। किस सन में प्रकाशित हुए वो याद रखने हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तार सप्तक 1943। 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहले तार सप्तक 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। और चौथा सप्तक 1979। अगेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। तार सप्तक 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। ये याद रखने हैं आपको सन कि पहला जो तार सप्तक 43 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है? बहुत सारे पेपरों में मैंने अभी देखा है कि आपसे पूछ लेगा कि तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है। इससे बच्चे घबरा जाते हैं। तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तो दूसरे, तीसरे, चौथे तार सप्तक में जो कवि शामिल हैं उन पर हम बात करेंगे। उनको आपको दे देगा, एक इनमें से आपको दे देगा। तार सप्तक का मतलब है कि जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि तार सप्तक के तो ये सारे ही कवि हैं। जो तार सप्तक है इसको पहला तार सप्तक नहीं बोला जाता है, ये अकेला तार सप्तक है।
इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। तो प्रश्न आपका आएगा, ध्यान से पढ़ना है, कि तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सप्तक में से एक कवि मिलेगा, वही आपका आंसर, आपका उत्तर होगा। तो आपको याद रखना है, तार सप्तक का मतलब है कि जो पहला 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें जो कवि शामिल है वो तार सप्तक है। याद रखना है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको तार सप्तक में कौन शामिल नहीं। तो आपको याद रखना है, 4 सप्तक आए थे अंग्रेजी के संपादकता में। तार सप्तक 43, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 59 और चौथा सप्तक 1979। ये महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, आपको याद रखने हैं। और जो सप्तक है ये भी आपको याद रखने हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कौन सा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। अगेन ने तार सप्तक की भूमिका में तार सप्तक की भूमिका में, याद रखना है, तार सप्तक की भूमिका में क्या कहा था, प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी। किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। किसमें कहा था? तार सप्तक, जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसकी भूमिका में कहा था प्रयोगवादी कवियों को। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को, और प्रयोगवादी कवियों को अज्ञेय ने कहा था राहों के अन्वेषी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और आपको याद रखनी है। अज्ञेय ने ही कहा था। किस सप्तक में कहा था? तार सप्तक में कहा था, 1943 उसमें प्रकाशित होता। उसकी भूमिका में कहा था कि जो प्रयोगवादी कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी कहा अज्ञेय जी ने। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में तो कहा था कि जो प्रयोगवादी कवि हैं उनको राहों के अन्वेषी कहा था। अज्ञेय ने जो दूसरा सप्तक आया था 1951 ईस्वी में, उसकी भूमिका में लिखा था प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे और न ही हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या असाध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। अज्ञेय जी ने अपना जो तार सप्तक था, जो इसको इन्होंने प्रकाशित किया था, उसकी भूमिका में कहा था कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, न ही हम वादी हैं और हम वादी नहीं रहे और न ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। उसके बाद प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन वह है। याद रखनी है ये चीजें आपको। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग में उत्पन्न अनास्था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कि प्रयोगवादी कविता में युग में उत्पन्न
अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। दोस्तों, जो कवियों द्वारा, जो विद्वानों द्वारा पंक्तियां कही जाती हैं वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो प्रयोगवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि प्रयोगवादी जो कविता थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। जो प्रयोगवाद की कविता थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, याद रखनी है आपको। अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, एक तो इस युग की कविता में क्या थी, जो अहंवादी प्रवृत्ति थी उसका प्राधान्य था। दूसरा है यथार्थवाद का आग्रह, यथार्थवाद का आग्रह भी प्रयोगवादी कविताओं में मिलता है। निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, निराशावाद बौद्धिकता का प्राधान्य, ये प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, उपमानों की नवीनता, ये भी प्रमुख प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की, उपमानों की नवीनता। साधारण विषयों का निरूपण, साधारण विषयों का निरूपण, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। इससे पहले आपने प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जानी। अब है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, वो है अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। जो प्रयोगवाद की कविताएं मिलती हैं उनमें अहंवादिता है जो उसका प्राधान्य मिलता है। यथार्थवाद का आग्रह, वो तो हमने पहले भी जब परिचय बढ़ा था प्रयोगवाद का उसमें बात की थी कि इसमें यथार्थवाद का चित्रण किया गया है मध्य वर्ग के। उसके बाद है निराशावाद, निराशावाद का अनुवाद आपको मिलेगा इस युग की कविताओं में। बौद्धिकता का प्राधान्य, बौद्धिकता का भी प्राधान्य है। उपमानों की नवीनता, यानी उपमानों का नवीनीकरण किया गया है, उपमानों की नवीनता। साधारण विषयों का निरूपण, जो साधारण विषय थे उनका निरूपण किया है। और भाषा का प्रयोग, इस युग की कविताओं की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है दोस्तों प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत, प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत। प्रयोगवाद संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत।
कुछ विद्वानों के मत हैं प्रयोगवाद के बारे में, वो हम बात करेंगे। प्रयोगवाद के बारे में कि किस विद्वान ने क्या कहा है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। उसके बाद विद्वान है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान। ये भी महत्वपूर्ण है कि किस विद्वान ने प्रयोगवाद के बारे में क्या कहा है, कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किस विद्वान ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। उसके बाद है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा? केसरी कुमार ने। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण। प्रयोगवाद क्या है? कलात्मक अनुभव का क्षण है। किसने कहा? रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी ने कहा है प्रयोगवाद जो कलात्मक अनुभव का क्षण है। उसके बाद है समाज के हित में जैसे क्रांति की तत्प्रक्रिया। समाज के हित में जैसी क्रांति की समाज के हित में जैसी क्रांति के तत्प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। वैसे ही रचना के हित में प्रयोग। किसने कहा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। याद रखना है दोस्तों कि प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण मत हैं। जैसे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा? केसरी कुमार जी ने। उसके बाद है प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसने कहा? रघुवीर सहाय जी ने। समाज के हित में जैसी क्रांति की तत्प्रक्रिया काम में है, यानी समाज के हित के लिए जैसी क्रांति की तत्प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है। वैसे ही रचना के हित में क्या है? प्रयोग है। किसने कहा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा कहे गए कथन थे प्रयोगवाद के संदर्भ में, जो कि आपको याद रखने हैं। इससे पहले हमने प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात की थी, वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि किसी भी युग की जो प्रवृत्ति है उस पर भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखनी है कि अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य था, यथार्थवाद का आग्रह था, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, ये प्रमुख प्रवृत्तियां थी प्रयोगवाद की। इससे पहले जो हमने बातें की थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, यानी प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है।
सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के संपादकत्व में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, जिसमें कि 7 कवि शामिल थे, तो वो जो प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात की थी, वो था कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रयोगवादी रचनाएं जो उनका शीर्षक निबंध प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि प्रयोगवाद शब्द का पूछा गया है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा, और अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवादी कवि थे उनको राहों का अन्वेषी कहा है। तो दोस्तों, आज हमने जो प्रयोगवाद का परिचय था कि किस तरह का वर्णन प्रयोगवादी जो कविताएं हम पढ़ेंगे, जो प्रयोगवादी कवि हम पढ़ेंगे, उनमें किया गया है। उसके बाद प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। उसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में बात करेंगे जो प्रयोगवाद के तार सप्तक थे, अज्ञेय जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुए थे, उन पर, और जो नई कविता का परिचय है उस पर। धन्यवाद।